आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीदरलैंड्स वीजा, शेंगन वीजा। नीदरलैंड्स एक कंट्री है शेंगन एरिया में, यूरोपियन यूनियन में बहुत रिच, बहुत ही हाईली डेवलप्ड कंट्री है। अगर वहां पर आप जाना चाह रहे थे किसी भी चीज के लिए, ट्रैवल के लिए, टूरिज्म के लिए, किसी से मिलने के लिए, फैमिली के लिए, या आप वहाँ स्टडी करने जाना चाह रहे थे, या आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो वर्किंग पॉसिबिलिटीज क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि नीदरलैंड में किस तरीके से आप आजकल वीजा मिल रहा है, उसका सक्सेस रेट क्या है, खासतौर से वर्क परमिट का सक्सेस रेट क्या है, और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ पर क्या हालात हैं, और किस तरीके से लोग वहाँ पर जाके सेटल हो भी रहे हैं, क्या रेशियो है इनकम का, एक्सपेंडिचर का। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको ये सारा कंसेप्ट इजीली समझ में आए। देखिए, नीदरलैंड्स के ऊपर हमने पहले भी एक बार डिस्कशन करी थी कि नीदरलैंड एक हाई इनकम कंट्री है। वहाँ पे यूजुअल इनकम जो वहाँ के लोगों को लगता है वो 100 यूरो पर डे के हिसाब से लगता है, जो कि रेस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से देखा जाए तो काफी हाई है। लेकिन नीदरलैंड्स में एक्सपेंसेस भी उतने ही हाई हैं। एम्स्टरडैम कोई सस्ता शहर नहीं है। एम्स्टरडैम में एक अपार्टमेंट भी आपको नॉर्मल सा 1T1 मतलब 1 बेडरूम वाला अपार्टमेंट भी आपको 1500 यूरो तक का पड़ जाता है, एक नॉर्मल सा छोटा सा अपार्टमेंट। और वो भी सिटी सेंटर में ना हो, तो सिटी सेंटर में होगा तो वो तो फिर 200 भी ऊपर गया। तो ऐसे केसेस में आप समझ जाइए, जहां पर 1500 एक बेडरूम के अपार्टमेंट का रेंट है, वहां पे 2500 यूरो इज नॉट अ बिग डील, राइट। वहां पे खाने पीने का खर्चा भी होता है, अपना सेटलमेंट का खर्चा भी होता है, आप थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड भी अपने पास रखते हैं, हल्का फुल्का मेडिकल के लिए भी होता है, एक आधी बार आउटिंग भी होती है। तो मोर और लेस वहां पे मुझे लगता है, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन, अगर शेयरिंग में कोई अपार्टमेंट लेता है, यही 1 BHK मान लीजिए 4 लोग मिलकर ले लेते हैं, वो शेयर करते हैं, प्रोवाइडेड उनका रेंट जो लैंडलॉर्ड है वो एग्री करे, तो उस केस में उनका काफी हद तक 500 यूरो पर पर्सन के हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। अनदर 500 यूरो आप लगा लो खाने पीने के और जो बिल्स के होते हैं, जो अपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा 500 यूरो लगा लो जो उनके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। यानी 1500 यूरो वहां पे खर्चे में क्लियर हो सकते हैं, और 1000 यूरो पर मंथ की सेविंग हो सकती है अगर आप नीदरलैंड्स को चूज करते हैं। अब नीदरलैंड के अंदर कैसे जॉब्स मिलती हैं, तो खर्चे का तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो गया। अब जॉब्स कैसे मिलती हैं आप ये सोच रहे होंगे। देखिए, लोग वहां पे जॉब्स लेने वाले दो सिनेरियो से जॉब लेते हैं। एक तो वो जो पहले यूरोप में पहुंच जाते हैं, शेंगन एरिया में पहुंच जाते हैं, किसी भी कंट्री में किसी भी वीजा पे। मान लीजिए कोई ग्रीस में है टूरिस्ट वीजा पे, उसको मन करता है मैं एक्सप्लोर करूं अपॉर्चुनिटीज, जाके बड़ा अच्छा लग रहा है, वो एक दो जगह गया, उसको अच्छा लगा, जॉब मिल गई, उसने अपना वीजा कन्वर्जन पे डाल दिया। और एक वो लोग जो प्रिसाइसली नीदरलैंड्स को चूज करते हैं और डायरेक्ट उसी का ही वर्क परमिट या डायरेक्ट टूरिस्ट वीजा लगाते हैं। तो ऐसे केसेस में दोनों ही सही हैं, दोनों ही गलत नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग टूरिस्ट वीजा पे, डेटा कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, डेटा कहता है ओवरवेलमिंग परसेंटेज ऑफ पीपल, अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ पीपल जो नीदरलैंड में इस वक्त वर्किंग है लीगल तरीके से, वो किसी ना किसी टूरिस्ट वीजा पे आए हुए थे किसी और कंट्री में। अब नीदरलैंड्स के अंदर एक चैलेंज आता है लोगों को कि एम्प्लॉयमेंट ढूंढने का। अब नीदरलैंड में एम्प्लॉयमेंट, अगर सैलरी अच्छी है तो एम्प्लॉयमेंट मिलना आप समझ गए होंगे उतना ही डिफिकल्ट है। वो क्यों? क्योंकि नीदरलैंड्स के लोग मानते हैं कि आपको हमारी लैंग्वेज डच का ज्ञान होना चाहिए, आप यहाँ पर लीगल तरीके से आए हुए होने चाहिए, आपके पास हमारा रेजिडेंस परमिट होना चाहिए, सो एंड सो। नीदरलैंड्स की कंपनीज ना ऐसे लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट रख देती हैं। ये तो तब है जब आप बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी रिसीव करते हैं, बट अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं सैलरी में, तो आपका जो भी कंसल्टेंट है वो आपकी हेल्प कर सकता है एक मिड लेवल डील पे। मान लीजिए जो जॉब उनको चाहिए उसमें 3000 यूरो की सैलरी है, और आप अगर एग्री कर जाते हैं 2000, 2200, 2300 यूरो पे, तो शायद आपका एम्प्लॉयर भी यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो जाता है और उसको लगता है ठीक है मैं स्पॉन्सरशिप दे देता हूँ अगर मेरे को मैच करता है। उसकी स्पॉन्सरशिप के ऊपर आपका वीजा जो है रेजिडेंस परमिट के लिए एप्लीकेबल होता है, रेजिडेंस परमिट अप्लाई किया जा सकता है, और रेजिडेंस परमिट के बेस के बाद, मतलब परमिट वगैरह वर्क परमिट तो बनती है, मैं रेजिडेंस परमिट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बॉटम लाइन तो एंड ऑफ द डे रेजिडेंस परमिट की ही होती है, और फिर उसके बाद आप वहां पे लीगली काम कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से रेजिडेंस परमिट है, यानी आप नीदरलैंड्स काफी लंबे टाइम से रह रहे थे, एज अ स्टूडेंट गए थे, एज अ रिसर्चर गए थे, या जो भी गए थे, उसके बाद अगर आप जॉब ढूंढने चाहते हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना पड़ता, और आपको जो वहां पे स्केल है उसी स्केल के आसपास जॉब मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आपको डच लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती तो यहाँ पर अच्छी जॉब्स मिलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, और शुरू में सिर्फ आपको ब्लू कॉलर जॉब्स मिलेंगी। और अगर आपको डच लैंग्वेज आती है, आपको उनकी लैंग्वेज का पता है, आप वहाँ पे स्पेंड कर चुके हैं टाइम, आप देखेंगे नीदरलैंड्स के अंदर इंडोनेशियंस बहुत रहते हैं। अगर आप में से कोई नीदरलैंड में, आप जानते होंगे भरमार है इंडोनेशियंस के नीदरलैंड में। सबसे बड़ा डच के बाद, मतलब यूरोपियन के बाद जो एथनिक ग्रुप आता है जो नीदरलैंड में रहता है वो इंडोनेशियंस का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडोनेशिया वाज अ डच कॉलोनी, डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था इसको। जैसे इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर
ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता था, ब्रिटिश राज कहा जाता था। ऐसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था इंडोनेशिया को। तो इंडोनेशियंस, जैसे हर कोई अपनी अपनी कॉलोनी में जाता है, जैसे ब्राजीलियन है वो पोर्चुगीज कॉलोनी थे, तो ब्राजीलियन ज्यादातर पोर्चुगल में आपको दिखेंगे, बहुत दिखेंगे। अगर आप पोर्चुगल में तो आपको ब्राजीलियन हर जगह दिखेंगे। सिमिलरली अगर आप नीदरलैंड्स में, क्योंकि कॉलोनी उनकी इंडोनेशिया थी, तो इंडोनेशियंस आपको वहां पे बहुत दिखेंगे। यूके है, इंडिया इसकी कॉलोनी थी, पाकिस्तान कॉलोनी, तो इंडियन पाकिस्तानी और भरे पड़े हैं। फिलीपींस एक टाइम पे अमेरिका की कॉलोनी रह चुका है, इसलिए फिलिपिनोज भरे पड़े हैं, आपको वहां दिखेंगे। मैक्सिको स्पेन के रह चुका है, तो मैक्सिकन और स्पेनिश आपस में बहुत ही कोरिलेट है। काफी स्पेनिश मैक्सिको में भी रहते हैं और ओवरवेलमिंग मैक्सिकन स्पेन में भी रहते हैं। तो ये सारा आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए वहां पर मैंने इतनी लंबी स्टोरी आपको इसलिए बताई क्योंकि इंडोनेशियन वहां पे चीप लेबर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपका मुकाबला उनसे होने वाला है जिनको ऑलरेडी वहां पे लैंग्वेज आती है और जो थोड़ी सी कम सैलरी में मान भी जाते हैं। अब जो सेकंड थर्ड जनरेशन इंडोनेशियन है, जो पहले से रह रहे हैं, वो तो नहीं मानते। फ्रेश अराइवल्स जो है, हाँ वो जरूर मान जाते हैं। तो ऐसे केस में आपका स्किल सेट अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आप कहते हैं जी प्लम्बर है, बहुत अच्छे हैं, या शेफ है, मैं बहुत एक्सीलेंट शेफ हूं, तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो आपका टेस्ट लें और आपको क्लियर कर सकें, अगर आप ये सब कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। नीदरलैंड इज योर डेस्टिनेशन। अदरवाइज नीदरलैंड कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड कैन बी अ वेरी टफ टू सिटी टू सर्वाइव इन। वहां पे सर्वाइवल इतना ईजी नहीं होगा अगर आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है। तो अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, अब ठीक है ये सारा प्रोसेस तो हम समझ गए, ओके जॉब कैसे लें। जैसे हमने बताया दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ से या यूरोप में पहुंच के। अब यूरोप में पहुंच के तो उसमें ज्यादा आपको किसी की हेल्प चाहिए नहीं, आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं एम्स्टरडैम में और अपना काम करा लें। बट अगर आप इंडिया में ही हैं और इंडिया से डायरेक्ट वे आउट चाहते हैं नीदरलैंड्स का, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा जो इस वक्त आपकी स्क्रीन में आ रहे होंगे। देखिए जो आपकी स्क्रीन पे लिंक्स आ रहे हैं ये लाइसेंस कंसल्टेंट्स हैं, इनको हम इंडोर्स नहीं करते, ना ही हमारा इनके साथ कोई टाई अप है, ना ही हम पर्सनली इनको जानते हैं। ये वो लिंक्स हैं, ये वो रेफरेंसेस है जो हमारे लॉयर्स जो लिस्बन के अंदर हैं उन्होंने हमें सजेस्ट करा। हम हमेशा ऐसी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ रेफरेंसेस देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि आप अपना टाइम इधर उधर ना वेस्ट करें, ऐसी जगह लगाएं जहां पर कभी प्रोडक्टिविटी आ सकती है, जहां से रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं। ऑनलाइन सेल्फ प्रोसेस एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं विदाउट किसी कंसल्टेंट के, कंसल्टेंट एक ब्रिज बनता है, एक मैन पावर ब्रिज हो गया। यानी एक कंपनी है जिसे मैन पावर चाहिए, तो बीच में जो गैप है वो कंसल्टेंट फिल कर देता है आके कि ठीक है मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं क्योंकि मेरे पास डच लाइसेंस है और आई फॉल अंडर डच लैंड ऑफ लॉ। ठीक है, तो उस केस में उन कंपनीज को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ ये बंदा हमारे साथ चीट नहीं करेगा और हमें अच्छा मैन पावर ला कर देगा। बस यही बात है और कोई बात नहीं है। ऐसे केस में जब आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और बीच में कंसल्टेंट को ओवरलैप कर जाते हैं तो बीच में गारंटर मिस हो जाता है। उस केस में कंपनी जो होती है बहुत ज्यादा ट्रस्ट आपके ऊपर दिखाती नहीं है अनलेस आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो या फिर आपकी प्रेजेंटेशन अप टू द मार्क हो। इसलिए काफी सारे लोगों को सेल्फ एप्लीकेशन में निराशा भुगतनी पड़ती है, उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलते। तो आप इन चीजों का ध्यान करके अगर सेल्फ एप्लीकेशन करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। इन लिंक्स पे भी आपने यही करना है, अपनी प्रोफाइल बना के जो वैकेंसीज आपके रेलेवेंस में है। देखिए आप हमारी 5 साल पुरानी वीडियो पे जाएं, इस चैनल पे 4 साल पुरानी वीडियो पे जाएं, सबसे पहली वीडियो पे भी जाएं जो अपलोड हुई है। हमेशा मैंने आपको एक चीज गाइड करी है, आप कभी भी ये गलती ना करें कि जो वैकेंसी में आपकी प्रोफाइल मैच नहीं हो रही आप उसमें अप्लाई करे जा रहे हैं। इसे फ्लडिंग कहते हैं। यूरोपियंस हेट दिस। यूरोपियंस क्या, हम इंडियंस भी तो हेट करते हैं। सपोज करें आपकी कोई शॉप है, आपको किसी हेल्पर की जरूरत है, लेकिन हेल्पर के लिए आपको पता है कि भाई इतना तो काम आता हो मेरी दुकान संभाल ले, कुछ आता हो इसको थोड़ा बहुत, लेकिन आपको ऐसे बंदा कोई दे ही नहीं रहा, ऊट पटांग बंदे आए जा रहे हैं, तो आप इरिटेट हो जाएंगे। ऐसे ही वो यूरोपियन कंसल्टेंट है वो इरिटेट हो जाते हैं और आपको कभी अच्छी रेलेवेंट वैकेंसीज आपकी प्रोफाइल से मैच करते हुए मिल भी गई ना तो भी वो सीरियस नहीं लेंगे, उनको लगेगा फ्लडिंग करते हैं। इसलिए इससे अच्छा है आप अप्लाई ना करें, अप्लाई करें तो सिर्फ उन्हीं वैकेंसीज पे जिन पे आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है, जहां पर भी उन्होंने इंटरेस्ट शेयर करा इंटरव्यू आप क्रैक करें। ज्यादातर इंटरव्यूज स्काइप के थ्रू होते हैं या फिर गूगल मीट, आई एम नॉट श्योर, ज्यादातर तो स्काइप के थ्रू ही होते हैं। तो इन एप्स के थ्रू आपके इंटरव्यू होते हैं, हार्डली 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, दैट्स ऑल। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आते हैं वो अलग मैटर है, बट आप इंटरव्यू तक पहुंचे तो सही। इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर सेपरेट हम लोग इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे। इंटरव्यू क्रैक होने के बाद आपका आएगा अब कॉन्ट्रैक्ट पेपर। अब आप ये ना सोचे वाह मजा आ गया कॉन्ट्रैक्ट आ गया मेरा, नहीं, अभी तो कहानी शुरू हुई है। कॉन्ट्रैक्ट में सारे एनेक्स्चर इंडेक्सेस एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ें आप।
क्या है उसमें क्या नहीं है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हिडन भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डबल मीनिंग की भी होती हैं। उसमें हो सकता है लिखा हो कि कोई आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, वो प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना होगा रेस्पेक्टिव ऑफ वर्किंग आवर्स। एक हमने देखा था ऐसे लिखा हुआ, उसमें क्या था, इसका मतलब ये था कि अगर आप 20 घंटे लगा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट में 20 घंटे की मुझे सैलरी मिलेगी, नहीं। बट उन्होंने अगर डिसाइड कर रखा है इस प्रोजेक्ट को 10 घंटे में ही कंप्लीट करना चाहिए था, तो फिर वो आपको सिर्फ 10 घंटे की सैलरी देंगे। बट वो आपसे चीटिंग नहीं करते, ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले लिखा होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी पॉइंट से सहमति नहीं रखते तो इसके लिए आप बार्गेन कर सकते हैं, आपका पूरा राइट भी बनता है। ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर होगी उन्होंने भेज दिया। आप चाहे तो सैलरी के लिए अपील डाल सकते हैं कि जो आप सैलरी पर आवर की ऑफर कर रहे हैं, वीकली जो भी व्हाटएवर ऑफर कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा पुश कर दें। हल्का फुल्का पॉसिबिलिटी होती है अगर उनको एक्चुअल में आपकी प्रोफाइल पसंद आई होगी तो, राइट। तो ये सारा करने के बाद फिर आपका लास्ट में पीसीसी वगैरह और आपके यहाँ पे इंडिया के जो रिकॉर्ड हैं वो चाहिए होते हैं, यानी आपने कहाँ कहाँ काम किया है, उनके ज्वाइनिंग लेटर लगा सकते हो, सैलरी स्लिप लगा सकते हो, अकाउंट स्टेटमेंट दिखा दीजिए, जी सैलरी आती थी पिछले 1 साल की लगा दीजिए, टैक्स रिटर्न है उनको साथ में अटैच कर दीजिए, मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं, बच्चों के आईडी प्रूफ वगैरह लगा सकते हैं। ये सारा करके वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ गया, परमिट आ गया, इसको सारा असेंबल करें, स्पॉन्सरशिप लेटर आया होगा उसको असेंबल करें, और साथ में अपना यहाँ पे नीदरलैंड्स एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेके अपना केस वीएफएस में जमा कर दें। ठीक है, वीएफएस में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। कुछ केसेस में डायरेक्ट एम्बेसी में भी सबमिशन होते हैं और कुछ केसेस के वीएफएस में होते हैं। वो डिपेंड करता है आपको कौन सी कैटेगरी में एप्लीकेशन हुई है, वो आपके एम्प्लॉयर आपको या आपके कंसल्टेंट आपको गाइड कर देंगे। अगर आपको कंसल्टेंट नहीं आप डायरेक्ट करें तो आपके एम्प्लॉयर आपको बता देंगे। तो उस केस में आप, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता क्या करना है मुझे, तो वीएफएस में डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कि भाई मुझे मेरी एप्लीकेशन ये है और इस कैटेगरी का मेरे को परमिट आया हुआ है, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे या मैं डायरेक्ट एम्बेसी में जाऊं। क्योंकि ज्यादातर केसेस तो वीएफएस में ही होते हैं, लेकिन देयर हैव बीन सम केसेस जिसमें डायरेक्ट एम्बेसी के पास भी लोग गए हैं। तो दैट्स इट, उसके बाद आपका रिजल्ट आ गया। ये है पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया है, इंक्लूडिंग रेफरेंसेस, इंक्लूडिंग प्लस एंड माइनसेस, इंक्लूडिंग सारे एक्सपेंसेस इन नीदरलैंड्स। तो मुझे उम्मीद है नीदरलैंड्स को फिलहाल 2023 में समझने के लिए आपको काफी हेल्प मिली होगी। और अगर आप नीदरलैंड्स अपनी लिस्ट में लेकर चल रहे हैं अगले साल के लिए, आने वाले टाइम के लिए, तो नीदरलैंड्स के ऊपर ही अगर आपकी और डाउट है, क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या और फर्दर इंफॉर्मेशन आप चाह रहे थे नीदरलैंड्स के बारे में, जिसे हम नेक्स्ट टाइम कवर करके आपको डेफिनेटली बताएंगे। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफी इंसाइटफुल रही होगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, बाय।